नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही खौफनाक केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो सीधे कानपुर की गलियों से हमारे सामने आई है। अजितेश की कहानी। देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी लालच, हमारे अहंकार और एक ऐसे खौफनाक समझौते का पूरा विश्लेषण है जिसकी कीमत अंत में खून से चुकानी पड़ती है। हम काकतंत्र नाम की एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी विद्या के अंजाम को गहराई से समझेंगे। सच कहूं तो ये कहानी बहुत जल्द एक ऐसा डरावना मोड़ लेने वाली है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्हें कभी भूलना नहीं, क्योंकि वे माफ नहीं करते। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। एक रहस्यमयी तांत्रिक ने अजितेश को ठीक यही चेतावनी दी थी। और सच मानिए, ये एक वाक्य हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का आधार है। ये कहानी असल में सिर्फ आत्माओं के बारे में नहीं है, ये कहानी है इंसानी अहंकार की। ये साफ साफ दिखाती है कि जब इंसान शॉर्टकट अपनाकर सफलता तो पा लेता है, लेकिन उस सफलता की कीमत चुकाना भूल जाता है, तो फिर प्रकृति या यूं कहें कि कुछ बेहद खतरनाक अदृश्य ताकतें किस तरह अपना बदला लेने वापस आती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत को समझते हैं। आखिर कोई भी इंसान अचानक से किसी खतरनाक अघोरी या तांत्रिक के पास क्यों जाएगा? इसके पीछे हमेशा एक गहरी हताशा होती है ना? एक तरफ अजितेश की स्थिति देखिए। कानपुर में एक छोटा सा कपड़ों का गोडाउन है जो बिल्कुल चल नहीं रहा, और ऊपर से सिर पर एक भारी लोन है जिसे चुकाना असंभव लग रहा है। घर में पत्नी सुनीता के साथ रोज का तनाव है। और वहीं दूसरी तरफ है उसका बड़ा भाई सुरेश, जो लखनऊ में एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है। जब सुरेश अपनी बड़ी गाड़ी से अजितेश के घर आता और हमदर्दी दिखाता, तो वो हमदर्दी अजितेश को मदद नहीं बल्कि एक ताने की तरह चुभती थी। और यही वो हीन भावना और कर्ज का भारी बोझ था जिसने अजितेश को सर्दियों की एक रात में उस अघोरी तांत्रिक के पास जाने पर मजबूर कर दिया, जिसके दोनों कंधों पर कौवे बैठे हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि उस तांत्रिक ने अजितेश को ऐसा क्या दे दिया। खैर, इसे काकतंत्र कहा जाता है। मान्यताओं की माने तो कौवे पितरों यानी हमारे पूर्वजों के दूत होते हैं। वे जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच का एक पुल हैं। तांत्रिक ने अजितेश को बताया कि अगर काकतंत्र के जरिए इन कौवों को सही ढंग से साध लिया जाए तो ये वो सब कर सकते हैं जो किसी इंसान के बस में नहीं होता। लेकिन ब्रह्मांड का एक सीधा सा नियम है, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। ये विद्या बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये धन और सफलता के बदले सीधे तौर पर इंसानी खून मांगती है। इस समझौते की जो शर्तें थीं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। इसके 3 खौफनाक चरण थे। पहला, अजितेश को हर सुबह अपनी ही उंगली काटनी होगी। दूसरा, उस ताज़े खून को पक्षियों के दाने में मिलाना होगा। और तीसरा, वो खून से सना हुआ दाना कौवों को खिलाना होगा। और सबसे बड़ी शर्त, इस रूटीन में एक सिंगल दिन की भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी दिन नागा हुआ ना, तो ये समझौता हमेशा के लिए टूट जाएगा, वो रक्षा कवच खत्म हो जाएगा और उसके बाद बचेगी सिर्फ और सिर्फ तबाही। पर अपनी हताशा में अजितेश ने बिना कुछ सोचे समझे इस खूनी समझौते को हाँ कह दिया। शुरुआत में तो सब कुछ किसी जादू जैसा लगा। जो डील सालों से अटकी हुई थी वो रातों रात फाइनल हो गई। पैसा मानो पानी की तरह बरसने लगा। अजितेश ने एक बिल्कुल नया और आलीशान घर खरीद लिया। उसकी पत्नी सुनीता के चेहरे पर भी सालों बाद मुस्कान लौट आई। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है ना, बिना मेहनत के मिली सफलता बहुत जल्दी अहंकार में बदल जाती है। कुछ साल बीत गए, अब वो अमीर हो चुका था। और फिर एक सुबह वही हुआ जिसका सबसे बड़ा डर था। ऐशो आराम की जिंदगी में वो उस खूनी अनुष्ठान को भूल गया। पहले तो उसने इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार किया, और फिर धीरे धीरे समय ना होने का बहाना बनाकर इसे पूरी तरह से बंद कर दिया। खुद को अजेय समझने के इसी भ्रम ने उस अटूट समझौते को तोड़ दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो ये है कि कैसे ये अलौकिक शक्तियां एकदम से वार नहीं करती। वे बहुत धीरे धीरे एक खौफनाक जाल बुनती हैं। सबसे पहले सिर्फ कुछ दिनों के भीतर एक कौवा रोज सुबह अजितेश की कार पर बैठकर तेज आवाज करने लगा, मानो वो कोई आखिरी चेतावनी दे रहा हो। कुछ हफ्तों बाद घर के दरवाजे के बाहर मरे हुए कौवों की लाशें मिलने लगीं, और फिर महीनों के भीतर ही पूरी वित्तीय तबाही आ गई। पार्टनर सारा पैसा लेकर भाग गया, गोडाउन में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई, और रातों रात सबसे बड़ी डील कैंसिल हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति एक ही झटके में अपना दिया हुआ सब कुछ वापस छीन रही हो। अंततः अजितेश पूरी तरह दिवालिया हो गया, और उसे मजबूरन वापस उसी पुराने टूटे हुए घर में लौटना पड़ा जहां से उसने ये सब शुरू किया था। जरा सोचिए और दोनों स्थितियों की तुलना कीजिए।
अजितेश की यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआती समस्या सिर्फ वित्तीय थी। कुछ बैंकों का कर्ज था। हाँ, वो तनावपूर्ण जरूर था, लेकिन उसे कभी ना कभी पैसों से चुकाया जा सकता था। लेकिन अब जो अंतिम समस्या थी वो बिल्कुल अलग थी। अब उस पर अलौकिक और शैतानी ताकतों का एक खूनी कर्ज चढ़ चुका था। ये कोई ऐसा कर्ज तो था नहीं जिसे आप किसी बैंक में जाकर सेटल कर लें। ये एक ऐसा कर्ज था जो अब सीधे तौर पर उसकी और उसके परिवार की जिंदगी मांग रहा था। पैसे और संपत्ति के नुकसान के बाद शुरू हुआ असली मनोवैज्ञानिक खौफ। जब अजितेश और उसका परिवार वापस उस पुराने घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर की छत, दरवाजे, रेलिंग और सटी हुई पीपल की डाल पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ कौवे बैठे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वे कोई आवाज नहीं कर रहे थे। वे बिल्कुल चुप थे। बिना हिले वे सिर्फ एकटक उस घर को घूर रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि अजितेश यहीं लौट कर आएगा। और रात के समय ये खौफ और भी भयानक हो जाता। एक खास कौवा जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमकती थीं, वो बेडरूम की खिड़की पर बैठता और कांच पर लगातार अपनी चोंच मारता रहता। टक टक टक। ये दृश्य किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी है। और ये शाप सिर्फ अजितेश तक सीमित नहीं रहा, ये बहुत जल्दी अगली पीढ़ी तक पहुंच गया। अजितेश का बेटा, जो अब 15 साल का हो चुका था, उसमें बेहद खौफनाक बदलाव आने लगे। वो लड़का अचानक पूरी तरह से शांत हो गया। उसने अपने ही परिवार से बातचीत बंद कर दी। अगर कोई उससे कुछ पूछता भी तो वो इंसानों की तरह जवाब नहीं देता, बल्कि जानवरों की तरह गुर्राने लगता था। उसका पूरा दिन सिर्फ एक ही काम में बीतता, अपनी कॉपी में काले क्रेयॉन से लगातार कौवों की तस्वीरें बनाना। उसने इतने चित्र बनाए कि उसके हाथ हमेशा के लिए उस रंग से काले पड़ गए थे। खौफ अब घर के बाहर नहीं था, वो उनके अंदर, उनके अपने खून में प्रवेश कर चुका था। इस बिंदु तक आते आते अजितेश पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि गलती हो गई है। उसने हार मानकर दोबारा वही अनुष्ठान शुरू करने की कोशिश की। अगली सुबह उसने फिर से अपनी उंगली काटी, खून निकाला और दानों पर लगाकर बाहर रख दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किसी भी कौवे ने उस दाने को छुआ तक नहीं। चढ़ावा सीधे तौर पर ठुकरा दिया गया था। और सबसे डरावनी बात तो तब हुई जब अगली रात अजितेश ने खुद को शीशे में देखा। बिना किसी हमले के उसकी गर्दन पर गहरे काले निशान उभर आए थे, बिल्कुल किसी बड़ी चोंच के निशान की तरह। ये एक स्पष्ट संकेत था कि अब वो मालिक नहीं बल्कि शिकार बन चुका था। अब ये घटना बहुत ही शानदार ढंग से ये साबित करती है कि इन शक्तियों को नियंत्रित करना किसी के बस की बात नहीं है। घबराया हुआ अजितेश मदद की आखिरी उम्मीद लेकर उसी तांत्रिक की तलाश में भागा जिसने उसे ये विद्या दी थी। लेकिन जब वो तांत्रिक की झोंपड़ी में पहुंचा तो नजारा दहला देने वाला था। वो बेहद शक्तिशाली तांत्रिक जमीन पर अधमरा पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और पूरे शरीर पर चोंच और पंजों के गहरे घाव थे। उसके चारों तरफ भी कौवे मंडरा रहे थे। तांत्रिक ने अजितेश को देखते ही चिल्लाकर कहा कि उसी की मूर्खता के कारण वे कौवे अब सब कुछ छीन लेंगे। जरा सोचिए, अगर इस तांत्रिक विद्या का मास्टर ही खुद को नहीं बचा सका तो अजितेश के बचने की क्या ही उम्मीद थी। उस तांत्रिक से मिलने के बाद ये कहानी बहुत तेजी से अपने खौफनाक चरम की ओर बढ़ती है। उस रात आसमान का रंग ही बदल गया। पहले एक कौवा आया, फिर 10, फिर 100 और देखते ही देखते इतने कौवे आ गए कि काले बादलों की तरफ पूरा आसमान ही छिप गया। उनकी पंखों की फड़फड़ाहट और चीखें हवा को चीर रही थीं। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये एक निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन की तैयारी थी। उस खूनी समझौते की अंतिम किश्त अब वसूली जाने वाली थी और प्रकृति अपने सबसे भयानक, सबसे क्रूर रूप में वहां मौजूद थी। इसके बाद जो हुआ वो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे खौफनाक हिस्सा है। घर के अंदर अजितेश की पत्नी सुनीता की तेज चीख गूंजती है। जब अजितेश भागकर अपने बेटे के कमरे में जाता है तो देखता है कि 15 साल के उस लड़के को भयानक दौरे पड़ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरने से पहले कोई पक्षी जमीन पर फड़फड़ाता है। बेटे की आंखें लाल हो गईं, चेहरा काला पड़ने लगा और सबसे डरावना दृश्य, उसके होंठ किसी कौवे की चोंच की तरह बदल गए थे। वो पूरी तरह से एक राक्षसी शक्ति के कंट्रोल में था। उसी बेटे ने एक जल्लाद की तरह अपने ही पिता पर भयानक हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। और जैसे ही अजितेश की सांसें रुकीं, सैकड़ों कौवे घर के अंदर घुस आए और उसके शरीर को नोचने लगे। खून का कर्ज आखिरकार चुकता हो गया था। इस खौफनाक घटना के तुरंत बाद वो बेटा बेहोश होकर गिर पड़ा और उठने पर बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल दिखने लगा। लेकिन सुनीता के लिए अब उस घर में रुकने का कोई कारण नहीं था। वो उसी रात अपने बेटे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वो शहर छोड़कर चली गई।
आज वो पुराना घर सिर्फ एक वीरान और शापित खंडहर बनकर रह गया है, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी उस खाली खंडहर के अंदर और उसके ऊपर 100 से ज्यादा कौवों का एक झुंड लगातार मंडराता रहता है, जो उस खौफनाक रात की गवाही देता है। तो इस पूरी केस स्टडी को गहराई से समझने के बाद हम एक बहुत ही परेशान करने वाले विचार पर आकर रुक जाते हैं। जैसा कि तांत्रिक ने शुरुआत में ही बताया था कि कौवे केवल एक माध्यम है, वे जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच का सिर्फ एक दरवाजा है। तो जब अजितेश ने अपने अहंकार में वो दरवाजा खुला छोड़ दिया और अपनी भेंट चढ़ाना बंद कर दिया, तो उस खुले दरवाजे से, उस अंधेरी दुनिया से असल में उसके घर के अंदर क्या प्रवेश कर गया था? वो क्या था जिसने उसके ही बेटे को एक राक्षस में बदल दिया? ये सवाल लंबे समय तक आपके जहन में गूंजता रहेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि जिंदगी के कुछ शॉर्टकट्स हमें उन रास्तों पर ले जाते हैं जहां से वापसी कभी मुमकिन नहीं होती।